आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस थ्योरम। अब ये 4 टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक फ्रेजेस देख लेते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है क्रिएट। ठीक है, वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें उस टाइम पे, इसके लिए हम उनको देख लेते हैं ना। सबसे पहली जो फ्रेज है वो है एट लीस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ रोलिंग एट लीस्ट अ 4 ऑन अ फेयर डाइस। इसका मतलब है या तो ये नंबर और इससे बड़ा नंबर, मतलब कौन, अगर मैं फेयर डाइस की बात करूं तो उसमें टोटल नंबर्स जो होते हैं वो मेरे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। एटलीस्ट 4 का मतलब है 4 आए और या फिर 4 से बड़ा नंबर, मतलब कौन कौन से आ सकते हैं 4 5 6। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एटमोस्ट। ठीक है, अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर तक उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो फ्रेज है वो है आपकी एटमोस्ट। इसका मतलब होता है कि सपोज मैंने कहा टू रोल अ डाई एंड गेट नंबर दैट्स एट मोस्ट 3। इसका मतलब है हम 3 तक जा सकते हैं लेकिन 3 से आगे नहीं जाएंगे। सेम डाई में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैंने एटमोस्ट कहा, मतलब मैं 3 तक ही जा सकती हूँ। कौन कौन से नंबर इंक्लूड करूंगी? 1 2 और 3। ठीक है, सेम है नॉट मोर देन। जो नॉट मोर देन होता है वो एटमोस्ट कह सकते हो या फिर कह सकते हो नॉट मोर देन। दोनों का मीन मतलब सेम है। ठीक है, सिमिलरली एक होता है नॉट लेस देन। सेम, एटलीस्ट और नॉट लेस देन क्या है? दोनों सेम है। एटलीस्ट कह लो या फिर कह दो नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। ठीक है, उसके अलावा है एक और नंबर, 2 और हैं। एक है स्ट्रिक्टली लेस देन और दूसरा है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अब स्ट्रिक्टली लेस देन में जो होता है वो पर्टिकुलर नंबर जो है आपका इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, दोनों सेम है। एक तो है आपका स्ट्रिक्टली लेस देन और नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक्टली मोर देन। ठीक है, अगर मैं कहूँ स्ट्रिक्टली लेस देन और मैंने कहा स्ट्रिक्टली लेस देन 3, इसका मतलब 3 से लेस और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। हमें पता है एटमोस्ट में हम 3 को इंक्लूड करते थे लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 और 2। सिमिलरली स्ट्रिक्टली लेस देन अगर 3 कहती हूँ, इसका मतलब 3 नंबर इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 3 से बड़े जितने भी हैं। तो मैं अगर डाइस की बात करूँ तो 3 से बड़े 3 नंबर आएंगे 4 5 और 6। तो ये है स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली मोर देन। ठीक है, ये फ्रेजेस जो होती हैं कई बार कंफ्यूज कर देती हैं हमें क्वेश्चंस में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने के टाइम, इसीलिए जो है हमने इनको देख लिया एक बार कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब हम आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है एडिशन थ्योरम। अब एडिशन थ्योरम होता क्या है? एडिशन थ्योरम का मतलब है हम बात कर रहे हैं यूनियन की। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं यूनियन की। सपोज मेरे पास कोई 2 इवेंट्स हैं A
और बी। और किसके लिए यूज़ करते हैं हम? यूनियन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और कई बार हम एटलीस्ट की जब हम बात करते हैं तो भी हम किसकी बात करते हैं? यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी। हमें यूनियन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किस केस में फॉर्मूला होगा? जब वो दोनों क्या है? डिसजॉइंट नहीं है, मतलब नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। नॉट डिसजॉइंट का मतलब है, सपोज ये मेरा सैंपल स्पेस है, इसके अंदर मेरे दो इवेंट्स हैं ए और बी। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी पॉइंट है, ठीक है। जब आपके कुछ इवेंट्स ए में हैं, कुछ इवेंट्स बी में हैं, ठीक है, और कुछ इवेंट्स आपके ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कुछ इनके कॉमन पॉइंट्स भी होंगे, तो ताकि डबलिंग ना हो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? माइनस कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट को दोनों इवेंट्स में से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है हमारे? ये तो हमने बात की डिसजॉइंट की, ठीक है। अगर वो कहता है कि वो दोनों डिसजॉइंट हैं, या फिर आप कह सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मेरे पास दो इवेंट्स हैं मेरे ए और बी, और राइट नाउ ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है, मतलब इनके बीच में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। किस केस में? जब वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, उस केस में। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, अब तो हमने पढ़ लिया कि दो इवेंट्स के लिए ए और बी। सिमिलरली अगर मैं तीन इवेंट्स की बात करूं, ठीक है, तीन इवेंट्स की बात करूंगी, लेकिन जब वो इवेंट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट नहीं होंगे, तब फॉर्मूला सेम रहेगा। एक बार देख लेते हैं, फिर हम एन इवेंट्स के लिए भी देख लेंगे क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम दो क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एडिशन थ्योरम कैसे काम करती है, ठीक है। तो तीन इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो एडिशन थ्योरम की बात कर रही हूँ, तो यूनियन की बात कर रही हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको मैं वेन डायग्राम से समझ लेंगे हम। तीन इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट नहीं है, ए बी, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि तीनों का भी कुछ सेम पॉइंट होगा ना, ए बी और सी, ए बी और सी। ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पॉइंट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो बीच का सबका कंबाइन है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ए बी सी, तीनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इन तीनों का माइनस किससे होगा? इन तीनों के इंटरसेक्शंस के साथ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर सम किसके साथ? तीनों के इंटरसेक्शन, कंबाइन इंटरसेक्शन के साथ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही अगर चार इवेंट्स आ जाएं तो तीनों जितने भी तीन तीन वाले इंटरसेक्शन होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और फिर चार चार इंटरसेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? माइनस, ठीक है। तो अब ये तो हमने बात करी थ्री इवेंट्स के लिए हमारा क्या बना फॉर्मूला, और हमारा डायग्राम, वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं एन इवेंट्स के लिए। एन इवेंट्स के लिए सिमिलर रहेगा फॉर्मूला, इसी को देख लेते हैं और इसी से हम समझ लेंगे कि कैसे बनेगा एन इवेंट्स का, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए था, तो अब मैं यहाँ पे कोई ए आई इवेंट ले लेती हूँ
जिसमें मेरा आई जो है वो 1 to n तक रन कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरा कैसा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN ले लिया मैंने। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI, जहाँ पे मेरा आई रन कर रहा है 1 to n तक। इसका दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब मेरा यूनियन है, ठीक है, n टर्म्स के लिए है, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, मतलब ये वाले इवेंट्स A1 A2 A3 अप टू AN तक। अब आएंगे 2 to इंटरसेक्शन वाले, तो क्या रहेगा फॉर्मूला, माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। जे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे AB था, BC था और AC था। कहीं पे भी हमने A इंटरसेक्शन A तो नहीं देखा ना, इसलिए AI इंटरसेक्शन AJ। और यहाँ पे समेशन के नीचे क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू N। मतलब I और J की रेंज 1 और N के बीच में लाई करेगी, ठीक है, और J जो है वो आपका I और N के बीच में लाई करेगा। फिर सिमिलरली आपका हमने 3 टर्म्स के लिए किया था, तो 3 समेशंस के लिए लग जाएगा, तो इसमें आ जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, ठीक है, प्लस अप टू प्लस। हमने बात की थी ना, जब 4 टर्म आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -1 की पावर n-1, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन अप टू A2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन आपका AN तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे 3 टर्म्स के लिए तो 3 तक लास्ट किया था, तो n टर्म्स के लिए तो n तक आपका लास्ट तक जाएगा। अब हमारे 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और ये सबसे इजी भी है, एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है। 2 डाइस को आपने टॉस किया। अब 2 डाइस को टॉस किया, हम सैंपल ले लेते हैं। ये आपका सैंपल 1 है और ये आपका क्या है, सैंपल 2। 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड डाई टॉस करने पे भी यही नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इनके पेयर्स बना लूँ, मतलब 1 का 1 के साथ, 1 का 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अप टू 6 तक, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो बनेंगे 6 × 6, ये बनेंगे आपके 36 केसेस, ठीक है। अब हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई हमारी ये थी, इस पे पहले क्या आना, मतलब फर्स्ट नंबर क्या आना चाहिए आपका, इवन आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर इवन है, 1 2 3। अब 3 नंबर ऐसे हैं जिसपे इवन नंबर है, तो मैं लिख लेती हूँ इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो मेरे फर्स्ट वाले में 3 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें क्या है, मेरा इवन नंबर है, और बाकी के सेकंड में, सेकंड जो मेरा है उसमें कितने टोटल हैं, सेकंड जो मेरा डाइस है उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो 6 इंटू, तो ये कितने केसेस बनेंगे, 3 × 6, क्योंकि 2 के साथ 1, सेकंड डाई पे तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ फर्स्ट डाई पे हमें ध्यान रखना है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के 3 केसेस हैं। अब 2 का पेयर 1 के साथ भी बनेगा, 2 का 2 के साथ भी बनेगा, 2 का 3 के साथ भी, अप टू सो। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए आपके, 18। फिर है और अ टोटल ऑफ 9, देखो बीच में और आ गया, इसका मतलब यूनियन की बात करें। सपोज इसको मैंने A ले लिया और मेरा कोई B इवेंट है, वो है टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ 9 के कितने केसेस बनेंगे, तो अगर हम पेयरिंग करते हैं तो एक तो बनता है 4 5, ठीक है, एक बनता है आपका 4 5, एक बनता है आपका 5 4, मतलब पहले पे 4 सेकंड पे 5, पहले पे 5 सेकंड पे 4। और क्या बन सकता है, 6 और 3 भी बन सकता है, और 3 और
6 भी बन सकता है। हमने नोटिस किया कि 5 और 6 आ गया, इसका मतलब टोटल केसेस 4 ही बनेंगे, जिसमें टोटल ऑफ क्या आएगा 9, तो ये आपका बनेगा 4। सो ये आपका क्या बन गया, टोटल ऑफ 4 बन गया। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो तो वो है आपका 18। हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, m/n होता है। तो m में मेरा 18, इवन नंबर फर्स्ट डाई, फेवरेबल केस है मेरे 18 अपॉन टोटल केसेस है मेरे 36। तो ये बन गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरा क्या बना, टोटल है मेरा 9 का 4 अपॉन टोटल केसेस है मेरे 36। ठीक है, अब और की बात थी ना, इसका मतलब ए यूनियन बी, मतलब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, मतलब फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर हो और उन दोनों का टोटल क्या हो 9। अब 9 के सिर्फ 4 केसेस थे, तो इसमें से देख लेते हैं हम कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें आपका फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, सो पहला तो ये है 4, 5 फर्स्ट डाई पे क्या है इवन नंबर, और सेम 6, 3 फर्स्ट डाई पे क्या है आपका इवन नंबर। तो 2 केसेस बन गए, तो 2 फेवरेबल केसेस हैं आपके अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं आपके 36। पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना आपका 18/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था आपका 4/36 माइनस 2/36। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 36 आ जाएगा नीचे, 18 + 4 22 माइनस 2, ये बना आपका 22 माइनस 2 20। तो आपका आंसर आया 5/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 9, तो आपका यूनियन था, उसका आंसर क्या आया आपका 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, क्या कहता है एडिशन थ्योरम का। अ पर्सन अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन 2 फर्म्स ए एंड बी। ठीक है, तो मैं एक तो मेरा ए बन गया इवेंट और एक दूसरा इवेंट मेरा क्या है बी। He estimates that the probability of his being selected in firm A क्या है 0.79। हमें डायरेक्ट 75 हमें डायरेक्टली जो है हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 0.75। फिर है बीइंग रिजेक्टेड मतलब हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहे हैं। बीइंग रिजेक्टेड इन फर्म बी कितना है 0.45। इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है 0.45। अगर मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बन जाएगा 1 माइनस 0.45, इसका आंसर आएगा 0.55। तो हमारे पास बीइंग, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आना था बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं ना, नोट तो हमें गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री हमें गिवन था, उससे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकाल ली 0.55। मतलब अगर रिजेक्ट होने का 0.45 था उसका, तो एक्सेप्ट होने का कितना है 0.55। ठीक है, फिर है एंड बीइंग रिजेक्टेड इन एटलीस्ट है, मतलब दोनों की बात करिए, मतलब एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, तो हम ज़्यादा लेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म इज। अब बीइंग रिजेक्टेड मतलब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री किसके इक्वल है 0.55। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म, मतलब सिलेक्ट करना है एटलीस्ट में, तो मतलब आएगा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी नॉट गिवन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट जो है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सो यहाँ से जब हम उल्टा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, सो इसका आंसर बनेगा 1 माइनस 0.55, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 0.45। हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आया था 0.55 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी 0.45। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। (1.30 माइनस 0.45) तो ये आया आपका 0.85, मतलब 85% चांस है दोनों के फॉर्म में सिलेक्ट होने के। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे हमारा एडिशन थ्योरम यूनियन के लिए होता है, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस चीज के लिए होता है, इंटरसेक्शन के लिए होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। और एक और चीज, एडिशन या फिर यूनियन के लिए हम और यूज करते थे, इंटरसेक्शन के लिए हमारा क्या होता है एंड, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए एंड बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं सिर्फ दो इवेंट्स के लिए बात करूंगी। पहले हम बात करेंगे सिर्फ दो इवेंट्स के लिए, सेम दो इवेंट्स के लिए बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एन इवेंट्स के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में इसका फॉर्मूला होता है, हमने एडिशन थ्योरम पढ़ी है तो उससे ही निकलता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि हमें पता है कंडीशनल थ्योरम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हमें कंडीशनल की वैल्यू पता हो और हमें सिंगल प्रोबेबिलिटी पता है तो हम उसका इंटरसेक्शन, मतलब हम उसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब हम उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन वैल्यू हम उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला होगा या फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0 हो जाता है तो इस पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली इसमें अगर बी 0 हुआ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। हमने बात कर ली कि ये दोनों क्या है, हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। जैसे एडिशन थ्योरम में हम डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की। यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब जो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है वो कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होती है उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे। हम इसको लेंगे कंडीशनल थ्योरम से। कंडीशनल थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं कहती हूँ कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं और दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मेरा अगर मैं फॉर्मूले में इसको यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल बन गया और मेरा आंसर बचा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का है इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ये मेरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और यहीं से जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी निकलता है। वो क्या था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? अब मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये तो हमने बात की जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, उस केस में ये निकलेगा। अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट है, अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट है इवेंट्स, उस केस में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए था, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलर अब हमने 2 इवेंट्स के लिए पढ़ लिया, ऐसे ही 3 इवेंट्स के लिए होता है, तो अब हम n इवेंट्स के लिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बनेगा। n इवेंट्स के लिए देख लेते हैं हम। जैसे हम यूनियन के लिए समेशन यूज करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमारा बनेगा, हमारे पास AI इवेंट्स हैं जिसमें मेरा I रन कर रहा है 1 to n तक, मतलब मेरा इवेंट है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AN। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ये लिखो या फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to n, या फिर आप क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to n। इन तीनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो n टर्म्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 सेम जैसे ये था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इनटू किसके साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन नीचे दोनों का क्या आएगा? इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN अपॉन A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू इंटरसेक्शन AN के लिए। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो जितनी भी हैं ये सब आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जिसमें हमारे ये जो नंबर ऑफ इवेंट्स है ये क्या है? ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारा, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। क्या कहता है? इन अ यूनिवर्सिटी क्लास इन अ टोक्यो 12 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन अ कार, जिसमें से 7 हैव जापानीज कार, 7 के पास जापानीज कार है। तो मैं 2 इवेंट मान लेती हूँ। एक इवेंट है मेरा AI, वो क्या कहता है? जापानीज कार है, जापानीज कार। मैंने I क्यों लिया? क्योंकि 7 बच्चों के पास है, मतलब I मेरा रन कर रहा है 1 2 3 अप टू 7 तक के लिए, ठीक है। वाइल द अदर 5 है फॉरेन कार, तो उसके लिए मैं, अब फॉरेन कार के लिए मैं BI से डिनोट कर लेती हूँ, इसको मैं कह रही हूँ फॉरेन कार। यहाँ पे मेरा I कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है? 1 to 5 तक रन कर रहा है। इफ़ वी आस्क 2 ऑफ दी स्टूडेंट्स, अब 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ देयर कार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पर्सन आस्क्ड हैज़ अ जापानीज कार, ठीक है, पहले पर्सन के पास जापानीज कार एंड, अब यहाँ पे बीच में एंड आ गया, इसका मतलब ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब वो बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट मतलब A1 की बात कर रहा है, और सेकंड का मतलब सेकंड वन हैज़ अ फॉरेन कार, फॉरेन कार के लिए B डिनोट कर रहे थे और सेकंड पर्सन है तो B2, तो ये बनेगा A1 इंटरसेक्शन B2 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन A1, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकाल लेती हूँ पहले, सिंपल है, 7 बच्चों के पास जापानीज कार थी और टोटल कितने थे? 12, तो 7 मेरा फेवरेबल इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे कितने हैं? 12।
अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन A1, कि हमें पता है, हमें निकालना है कि सेकंड वन के पास फॉरेन कार है, जब हमें पता है कि फर्स्ट वन के पास कौन सी थी, फर्स्ट वन के पास हमारी जापानीज कार थी। अब सेकंड वन के पास फॉरेन कार है, तो टोटल कितने बच्चे जिनके पास फॉरेन कार है, 5 अपॉन, अब टोटल इवेंट्स हमारे 11 बचे, क्योंकि पहला इवेंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B2 की वैल्यू क्या बनेगी, 7/12 इंटू 5/11, ये बनेगा आपका 35/132। सेकेंड, बोथ पर्सन ऑन अ जापानीज कार, अभी हमने निकाला था A1 इंटरसेक्शन B2, तो दोनों के पास जापानीज कार है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऑलरेडी पता है 7/12, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 निकाल लेते हैं। मतलब हमें पता है कि पहले के पास जापानीज कार है, तो दूसरे के पास जापानीज कार होने के कितने चांसेस हैं, तो पहले के पास जापानीज कार है तो 7 ऑप्शंस थे, अब पहले के पास जापानीज कार है तो हमें पता है, तो एक ऑप्शन निकल गया, तो कितने ऑप्शंस बचे, 6 ऑप्शंस बचे अपॉन, टोटल भी कम हो गए, कितने हो गए 11। सो ये इसका आंसर आएगा हमारा 7/12 इंटू 6/11, ये बनेगा आपका 42/132। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई दोनों की। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम कहता है कि बेस थ्योरम आप कब निकालते हो, मतलब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम क्या कहता है, हम कंडीशनल की बात करेंगे, लेकिन वो हमें कह रहा है कि हमें प्रायरी प्रोबेबिलिटीज पहले से पता है, मतलब प्रायरी हमें पता है, हाँ, और हमने उससे क्या निकालना है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालना है। ठीक है, प्रायरी से हमने क्या निकालना है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन समेशन J running from 1 to n probability of A given BJ probability of BJ। मतलब जितनी भी हमें प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है उन सब का सम नीचे होता है और ऊपर हम कौन सी लेते हैं, जिसका हम कंडीशनल निकाल रहे हैं। जिस पर्टिकुलर प्रायरी प्रोबेबिलिटी का, मतलब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का हम निकाल रहे हैं, उसकी प्रायरी हमें जो पता है वो हम हमेशा ऊपर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बेस थ्योरम। हम इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे, मतलब कहना क्या चाहता है बेस थ्योरम, क्या कहता है। अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन लाइन्स, ठीक है, 3 प्रोडक्शन लाइन है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम। द परसेंटेज ऑफ आइटम परचेज्ड इन ईच ऑफ दीज 3 लाइन इज 50% फॉर द फर्स्ट। अब उसने कहा 3 प्रोडक्शन लाइन है, तो मैं 3 चीज़ें मान लेती हूँ, B1 B2 B3, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, BI भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो ये क्या है आपका प्रोडक्शन लाइन है, जिसमें I की वैल्यू है आपकी 1 2 3, मतलब फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ये फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए और ये आपका थर्ड के लिए। उसने कहा फर्स्ट लाइन में परसेंटेज है प्रोड्यूस जो कर रहा है वो 50%, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऑलरेडी गिवन है 50/100, कितना बनेगा 0.50। 30% ऑन द सेकेंड, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की वैल्यू बनेगी 30/100, ये बनेगा मेरा 0.30। 20% फॉर द थर्ड, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 भी पहले से गिवन है 20/100, तो ये मैंने बनेगा 0.20। अब वो कहता है एज्यूम फर्दर दैट 0.7% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस ऑन लाइन A आर डिफेक्टिव। ठीक है,
इसका मतलब मैं कोई एक इवेंट ए मान लेती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ डिफेक्टिव के लिए। वो कहता है 0.7% मतलब फर्स्ट आइटम की बात कर रहा है, वो ए पे क्या है, वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1, मतलब मुझे पता है कि वो लाइन ए पे है और मुझे निकालना है डिफेक्टिव का, तो उसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 0.7%, तो अपॉन 100 आ जाएगा, तो ये बनेगा 0.007, ठीक है। फिर वाइल द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सेकेंड लाइन, सेकेंड मतलब B2 पता है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 कितना है 0.9 अपॉन 100, कितना बनेगा 0.009, एंड द थर्ड लाइन इट इज़ 1.3%, थर्ड लाइन पे है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 भी मुझे पता है कितना है 1.3% है, तो अपॉन 100 आ जाएगा, ये बनेगा 0.013, ठीक है। अब सैंपल ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड इज देन एग्जामिन, ठीक है, एक सैंपल लिया, उसको एग्जामिन किया, सपोज इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब मुझे ये पता है कि वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन ए, ये ए जो है डिफेक्टिव है मुझे पता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट लाइन, मतलब मुझे B1 का निकालना है कि B1 गिवन ए कि वो डिफेक्टिव है और वो कौन सी लाइन से है, फर्स्ट लाइन से है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन ए का फॉर्मूला बनेगा, अब B1 का है तो ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यहाँ आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में सारी प्रोबेबिलिटीज 3 के लिए है, तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। अब तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए गिवन B1 की वैल्यू क्या थी 0.007, तो ये बनेगा 0.007 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 था आपका 0.50 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, ये हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू क्या है 0.007 इंटू 0.50 प्लस, अब मुझे ए गिवन B2 निकालना है, सो मेरा ए गिवन B2 की वैल्यू है 0.009 और B2 की वैल्यू है 0.30, सो ये बनेगा 0.009 और 0.30 प्लस, नेक्स्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 है 0.013 और B3 है 0.20, सो ये बनेगा 0.013 और 0.20। इस सब को सॉल्व करूंगी तो मेरा बनेगा 0.307,